हेलो मित्रों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने आपकी बाहरी डिमांड पे अपनी शादी की कहानी पार्ट 6 लेके। कब से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कहानी शूट करने का, या मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहानी कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मैंने कुछ पार्ट जो है जो मुझे बताने थे वो मैं कुछ पहले बता चुकी हूँ। जो जस्ट जब हमारी शादी की कहानी मैंने वाले पार्ट स्टार्ट किए थे, कुछ मैं बाद में बता चुकी हूँ, तो सब मिक्स हो चुका है। तो यही वजह थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पार्ट शुरू कहाँ से करूँ, कौन सा पार्ट मतलब कौन सी बात बताऊँ। मैंने आपको लास्ट वाले में यहाँ तक बताया था जब मेरे हस्बैंड कार्यक्रम करके आए थे तो पैसे जो है खो गए थे, तो उसके बाद हमें मेरे गहने बेचने पड़े थे। तो उसके आगे की कहानी अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मेरी प्रेगनेंसी वाली जर्नी स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम था। तो खैर चलिए वहीं से शुरू करते हैं। कुछ बातें अगर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको दोबारा सुनने को मिलेंगी, तो प्लीज़ सुन लीजिएगा। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो उन लोगों को मैं पहले से बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब हम पैसे चोरी हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी जो है स्टार्ट हो गई थी। तो वो भी बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था हमारे लिए, क्योंकि कार्यक्रम इतने ज़्यादा होते नहीं थे और प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत खर्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर खुद की करनी पड़ती है, बहुत अच्छा खाना पड़ता है, कपड़े भी कुछ अलग बनते हैं, वेट बढ़ जाता है उस टाइम पे। तो मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड का बैंक में अकाउंट भी नहीं था पहले, उनका कोई अकाउंट वगैरह नहीं था। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने, जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई थी, 2-3 महीने ऐसे ही हो गए थे, 3-4 महीने, तो उन्होंने पहली बार अपना बैंक में अकाउंट खोला था। उन्होंने बोला अब प्रेगनेंसी है, बच्चा आएगा, तो उस टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे भी पैसे चाहिए होते हैं और घर वालों से मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो पहली बार उन्होंने एक बैंक में, एक छोटा-सा बैंक था, वो भी कोई बड़ा बैंक नहीं था, छोटे से बैंक में उन्होंने डर के मारे कि मैं बड़े बैंक में अकाउंट खोलूँगा तो वहाँ ज़्यादा पैसे जमा करने पड़ेंगे, इस तरीके की मेंटालिटी थी उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या करा, एक छोटे से बैंक में अकाउंट ओपन किया और उसमें हम लोग हर महीने 1000 या 2000 जितने भी हमारे पास पैसे होते थे, तो हम वो जमा करते थे। और रियली में मैं आपको बताऊँगी अभी कि डिलीवरी के टाइम तक हमारे पास सिर्फ़ कितने रुपए थे या क्या चीज़ें हुई थी। तो उन्होंने अपना अकाउंट खोल दिया, वो वहाँ पैसे जमा करते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग किराए के घर में रहते थे। जब मेरी मम्मी और मेरे पापा पहली बार मुझसे शादी के बाद मेरे किराए के घर में मिलने आए, तो पापा तो नहीं, लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लग गई हम लोगों को देख के कि ये लोग किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं। हालाँकि हम कोई वैसे नहीं रह रहे थे, बट जहाँ मैं पहले अपने जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो वहाँ सब कुछ सारी चीज़ें थी। तो मैं उस टाइम पे अपना घर जो है बसा रही थी, सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी। तो मैंने किचन में छोटे-छोटे डब्बे, जिनके लिए डब्बे नहीं, उनकी पोटलियाँ बाँध के टोकरी में रखी हुई थी। तो मेरी मम्मी जब किचन में गई, तो मेरी मम्मी इतना रोने लग गई कि मेरी इतनी छोटी-सी बेटी इतना कुछ कर रही है, सब कुछ मैनेज करके। तो उसके बाद मेरी मम्मी मुझे कुछ समय के लिए अपने साथ ले गई कि मेरे साथ रहेगी तो अच्छे से खाएगी और तेरी डाइट वगैरह सब कुछ सही रहेगी। तो उस बीच में मैं वहाँ चली गई, तो थोड़ा बहुत हस्बैंड की जो है सेविंग हो गई, और वो सेविंग कितनी थी ये जानकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा। तो ये दौर ऐसे ही चलता रहा और मेरे पास सच में मतलब कपड़े थे, बट वो कपड़े सब मेरे शादी के टाइम के कपड़े थे। प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने कोई कपड़े नहीं बनाए थे। एक तो हमारे यहाँ कहते हैं पहाड़ों में नए कपड़े बनाते नहीं है, बट उस टाइम पे बनाने पड़ते हैं, वेट बढ़ जाता है। तो बनाकर जैसे तुम किसी को पहनने के लिए दे दो, उसके बाद पहन सकते हो धो के। तो मैंने सच में, मेरे पास सिर्फ़ एक कुर्ती थी जो मैंने बनाई थी, कहीं ठेले से मैंने खरीदी थी, मुझे ल याद है। 200, 250 या 150 की ऐसी थी, एक वही कुर्ती थी। हॉस्पिटल आने-जाने के लिए मैं वही पहनती थी बार-बार, और मेरे जो पुराने सूट थे वो मुझे बहुत टाइट होते थे। तो उसकी वजह से मुझे क्या होता था, अगर मैं हॉस्पिटल वो पुराने वाले सूट पहन के जाती थी, तो कई बार ऐसा हो जाता था कि मुझे वीकनेस आ जाती थी, मैं बेहोश हो जाती थी रास्ते में। तो मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो जाते थे, इसीलिए मैं अपनी मम्मी के यहाँ कुछ समय तक रहने के लिए चली गई थी। और जब डिलीवरी का टाइम था, तो मेरी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी। डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे की जो है नाल फँस गई है गले में, तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और होना महिला हॉस्पिटल जो है उसमें होना था ऑपरेशन, सरकारी हॉस्पिटल में हमने दिखाया था। लेकिन वहाँ के भी कुछ रूल थे कि अगर आप लोग जनरल वार्ड लेते हो तो आपको जो है सारी सुविधाएँ फ्री मिलेगी, बट वहाँ आपकी इतनी केयर नहीं होगी। सरकारी हॉस्पिटलों में भी एक प्राइवेट वार्ड होते हैं, अगर आप वहाँ अगर आप अपने लिए बेड बुक करते हैं तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं। चाहे वो 1 दिन का 250 चार्ज हो या कितना भी चार्ज हो, वो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। प्लस जो आप मेडिसिन, इंजेक्शन वगैरह अगर आप लेंगे, तो वो इंजेक्शन तो वैसे भी महिला हॉस्पिटल में मिलते नहीं, बस वो लोग ऑपरेशन वगैरह कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं
जो कुछ चीज़ें आती हैं सरकारी इतनी ज़्यादा आती हैं, सब आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं मुझे तो केयर करनी है वाइफ़ की, मैं जनरल वार्ड में नहीं रख सकता, प्राइवेट वार्ड में ही रखूँगा। तो हमने वहाँ का एक प्राइवेट वार्ड था, वार्ड नंबर 5 था, मुझे आज भी याद है। हमने अपने लिए वो बुक किया था और मेरी डिलीवरी के टाइम तक मेरे हस्बैंड के पास सिर्फ 15,000 रुपए थे और वो 15,000 रुपए पूरे के पूरे दवाइयों में लग गए थे। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कोई कमी नहीं करी थी। उन्होंने ऑपरेशन के बाद जो टाँकों को सुखाने के लिए इंजेक्शन आते हैं वो 200-250 के आते हैं। बट डॉक्टर ने बोला अगर आपको और जल्दी या कम तकलीफ हो उसके लिए चाहिए तो थोड़ा-सा कॉस्टली आएँगे, आप वो ला सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड वो ही लेके आए थे। तो हमारे सारे पैसे जो है वहीं लग गए थे हॉस्पिटल में, डिलीवरी में, दवाइयों में, इन चीज़ों में। तो नामकरण जो था उसके लिए मेरे ससुर जी ने और मेरे पापा ने, दोनों ने मिलके नामकरण किया था। बहुत बड़ा भी नहीं किया था हमने, बहुत छोटा भी नहीं किया था। बट हाँ, उन लोगों के लिए तो खुशी थी ना, क्योंकि उनका, मेरे ससुर जी का एक ही बेटा, मतलब मेरे हस्बैंड एक ही बेटे हैं और एक ही उनका बेटे का जो है नाती हुआ है वो भी। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो हम लोगों ने नामकरण यहीं किया था, क्योंकि गाँव जाने की कंडीशन थी नहीं, ऑपरेशन हुआ था तो मैं गाँव भी नहीं जा सकती। हमने अन्नप्राशन गाँव में किया था दक्ष का, बट नामकरण हम लोगों ने हल्द्वानी में ही किया था, रेंट में रहते थे तब हम लोग। तो फिर उस टाइम पे सिर्फ 15,000 रुपए थे, तो 15,000 रुपए हमारे सारे के सारे दवाइयों में लग गए। अब नामकरण की तैयारियाँ तो सारी हो रही थी, बट हमें ये नहीं पता था कि पैसे कहाँ से आएँगे। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि सब हो गया है, तुम टेंशन मत लो। बट मैं अंदर से जानती थी कि हुआ कुछ नहीं है, कहाँ से होगा, क्योंकि सारी परिस्थितियाँ मुझे पता थी ना। उसके बाद जैसे ही नामकरण के 1-2 दिन पहले की बात है, मेरे ससुर जी आए तो वो कुछ सामान भी लेके आए, उन्होंने पैसे भी सारे दिए, सब पूछा कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो सारी चीज़ें उन्होंने और मेरे पापा ने, दोनों जनों ने मिलके मैनेज करी थी। तब जाके दक्ष का नामकरण हुआ था और हमने सारे अपने रिश्तेदारों को बुलाया था, सारे अड़ोसी-पड़ोसी जितने होते हैं, सब लोग, हमारे गाँव से भी जितने हमारे रिश्तेदार हैं, चाचा, ताऊ, वो लोग सब लोग आए थे, दक्ष की बुआ भी आई थी और मेरे मायके के भी जितने रिश्तेदार हैं, सब लोग आए थे। और ऑपरेशन के टाइम पे भी मुझे इतनी परेशानी हुई थी। ऑपरेशन में तो देखिए वैसे भी परेशानी जो है लेडीज़ को होती है, और मेरी एज भी बहुत ज़्यादा कम थी, तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम भी नहीं किया था, और जब टाँके कटते हैं तो उस टाइम पे भी मैं, हाँ, नामकरण के दिन ही टाँके कटे थे, तो उस दिन भी मैं बेहोश ही हो गई थी, क्योंकि कमज़ोर वैसे ही थी बहुत ज़्यादा। मेरे ससुर जी तो न ऑपरेशन के नाम से ही डरने लग गए थे कि हमारी बहू वैसे इतनी छोटी है, इतनी कमज़ोर सी है, ऑपरेशन होगा तो क्या होगा? और ऊपर से ऑपरेशन वाले शरीर को कुछ खाने के लिए देते नहीं, ऑपरेशन के पेशेंट को कुछ नहीं मिलता है। नॉर्मल डिलीवरी में तो अच्छा खाने के लिए देते हैं, और ऑपरेशन में इंसान ज़्यादा वीक भी होता है। वीक देखो हर प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी जिसकी भी होती है वो हर लेडी वीक होती है, चाहे ऑपरेशन से हो चाहे कैसे भी हो। बट उसमें कुछ खाने-पीने देते नहीं है ना, ऑपरेशन वाले में कुछ भी नहीं खा सकते। नॉर्मल मैंने 3 दिन के बाद खाना खाया था जब ऑपरेशन हुआ था, तो हमारे सारे रिलेटिव जो है हॉस्पिटल के बाहर आके सारे खड़े हो गए थे, सब वेट कर रहे थे। कुछ इनके पहचान वाले जो थे वो लोग भी, सब लोग वेट कर रहे थे बाहर खड़े होके। और जब बच्चा हुआ तो उसके बाद मैं तो बेहोश ही थी, बट मम्मी ने बताया कि क्या था, मेरे हस्बैंड उसको गोद में लेके, बच्चे को, मेरे बेटे को गोद में लेके नाच रहे थे बहुत ज़्यादा खुशी के मारे। और शाम तक मेरी सास भी पहुँच गई थी, वो भी सुबह ही गाँव से निकल गई थी, रास्ता लग गई थी, तो शाम तक वो भी पहुँच गई थी, और मेरी मम्मी थी, मेरी बहन थी, हम लोगों के साथ। तो फिर डिलीवरी होने के 5 दिन बाद करीबन मैं डिस्चार्ज हुई। हाँ, 3 दिन बाद मुझे खाने के लिए क्या मिलता है, थोड़ी-सी चाय और 2 बिस्किट, बस इतना सा मेरा खाना था और कुछ नहीं था। वही दाल का पानी और दलिया, ये सारी चीज़ें तो सबको पता ही होती है। इतना हल्का खाना मुझे दिया था। 5 दिन बाद करीबन जो है मैं डिस्चार्ज होके घर आई थी, और इतनी गर्मी थी, मई का ही महीना था, यही महीना था जिस दिन दक्ष हुआ, उस दिन तो बारिश हुई थी काफ़ी अच्छी खासी। उसके बाद इतनी गर्मी लगती थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ऊपर से प्रेगनेंसी है, ऑपरेशन वाले हैं, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई तो नहा भी नहीं सकते थे तो बड़ी दिक्कतें होती थी। तो बहुत मुश्किलों से, बहुत जद्दोजहद से, हर किसी की लाइफ में होता है ये वाला टाइम, हर किसी की लाइफ में आता है, हर कोई स्ट्रगल से जाता है। बट ये मेरी कहानी थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, तो मैंने बताई। इसकी कहानी मैं आगे की आप लोगों को बताऊँगी, या आप लोग भी अपने मन से मुझे कुछ भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं अच्छे से कि मैम आप ये वाली पार्ट बताइए, कि ये वाला पार्ट बताइए। आप देखिए, मैं जो पॉसिबल होगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी।
तो अभी की कहानी को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे दोबारा से पार्ट 7 की कहानी में। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, सुनना चाहते हैं और ये वाला पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट मुझे आप लोगों से करनी है, हाँ 50,000 सब्सक्राइबर है बट व्यूज़ कम आते हैं, काफ़ी आते हैं। देखिए अगर हम लोग भी यूट्यूब में जुड़े हैं या वीडियोज़ बना रहे हैं तो उसके पीछे देखिए हर किसी का कुछ ना कुछ मकसद या मतलब होता ही है। मैं क्यों बोलूँ कि नहीं मैं ऐसे ही बना रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कभी भी, मैं सच बोलती हूँ हमेशा। इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं जिससे हमारे लिए कुछ सही नहीं हो रहा है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जितने भी अच्छे लोग हैं, वैसे सब प्यारे-प्यारे और अच्छे लोग हैं, जो लोग जितना शेयर कर सकते हैं करिए। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारा जो है सारी अर्निंग का सोर्स मैंने बताया था आप लोगों को यही है। तो फिलहाल इस बातों को यहीं पे विराम देते हैं और मिलेंगे जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। और आप लोग बताइए आपको और पार्ट्स चाहिए या नहीं चाहिए, सुनना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे फिर से आप लोगों से। और इस महीने बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, जुड़े रहना। दक्ष के बर्थडे के बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आएँगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखिए। नमस्कार।